नमस्कार साथियों। टी 2 की तैयारी के दूसरे भाग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। पहले प्रश्न होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। कल 5 प्रश्न किए थे, इसमें अब छठा है। तो छठा प्रश्न है साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ना, विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। तो ये किस सिद्धांत से मतलब रिलेटेड है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, है ना। तो अंतः संबंध का सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन इससे मैच तो नहीं कर रहा ना। कभी ना समाप्त होने वाली, बी आ रहा है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास निरंतर चल रहा है ना। तो मुझे लगता है ये होएगा। और तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जो अंतः संबंध का सिद्धांत है साथियों, ये बताता है कि विकास के जो सभी आयाम होते हैं, मतलब शारीरिक और मानसिक या सामाजिक, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जबकि जो निरंतरता का सिद्धांत है हमारा, ये बताता है कि मानव का विकास जो उम, जन्म से भी क्या, गर्भ से लेकर जब शिशु भ्रूण में जन्म ले लेता है, गर्भ में रहता है, तब से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना रुके चलता रहता है। तो यही सही लग रहा है। और सी है एकीकरण का सिद्धांत ना। एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है साथियों कि बच्चा पहले पूरे अंग को और फिर उसके भागों को चलाना सीखता है ना। और अब ये अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है हमारा, ये बताता है कि विकास जो है वो आनुवंशिकता और ये पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक रिजल्ट है, परिणाम है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह महत्वपूर्ण विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो एक चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई कि एक विचार है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है साथ साथ चलते हैं ना। जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, वो जो है एक साथ चलते हैं। तो अगर बात करते हैं वाटसन की साथियों ना, तो वाटसन ने तो हमें व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। इसका मानना था वाटसन का कि मनोविज्ञान केवल जो है आपका उसी व्यवहार का अध्ययन कर सकता है जो बाहर से दिखाई देता है, और आंतरिक व्यवहार का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि अगर वो कहते थे कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, है ना, और मैं उसे जो है वैसा ही बना सकता हूँ जैसा कि मैं खुद चाहता हूँ। यानी कि उसे अगर चोर बनाना तो चोर बना दूंगा, अगर इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर बना दूंगा। ठीक है। बात करते हैं इसकी क्रो एंड क्रो की ना। तो क्रो एंड क्रो जो है, इन्होंने जो विचार दिया है वो था क्या नाम कहते हैं, उम, एक इनका विचार क्या था कि मतलब बाल विकास में जो है किसी क्रो एंड क्रो, तो आपने बीएड में सुना भी होगा, जो सामाजिक व्यवहार और उसकी भावनाओं को एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं, कहते हैं ये ना। और दोनों का विकास साथ साथ होता है। तो ये हमारी बात यहाँ पर आ रही है, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, क्रो एंड क्रो ने कहा था साथियों, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एक क्रो एंड क्रो हो गया। बात करते हैं स्किनर की। तो जो स्किनर थे, स्किनर इन्होंने साथियों क्या किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत चलाया था ना। मतलब ये कहते थे कि जो है बच्चा या कोई भी जो है जीव जो है अपने पर्यावरण में क्रियाएं करता है, ठीक है, अंत्य क्रिया करता है, और उसके बदले जो परिणाम मिलता है उसी से वो सीखता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है रीइंफोर्समेंट, आपने सुना होगा, पुनर्बुलन ना, पुनर्बुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये कहते थे अगर किसी बच्चे को जो है उसके अच्छे काम के लिए शाबाशी दे दो या जो है पुरस्कार दे दो,
तो वो उस काम को फिर बार बार दोहराता है। तो यही रीइंफोर्समेंट कहा है उन्होंने, स्किनर ने, है ना। और बात आती है इसकी इनकी हॉलैंड की। तो हॉलैंड जो है ये, इन्होंने व्यावसायिक चयन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था साथियों ना। इन्होंने कहा था कि मतलब जो है, जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकार उसके कार्य क्षेत्र से मैच करता है, मेल खाता है, तो वह अपने काम में अधिक सफल हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो है सही, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। कक्षा कक्ष का एक लोकतांत्रिक वातावरण यानी कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बच्चों में किसे बढ़ावा देता है? ठीक है, अगर आपने आपके क्लासरूम में जो है एक लोकतांत्रिक वातावरण तैयार किया, तो वो बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा देता है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो पहला है बच्चों के डर को। तो आप कहाँ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो बच्चों के डर को जो है क्यों बढ़ावा देगा वो भाई। दूसरी चीज़ है बच्चों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और आलोचनात्मक चिंतन को। तो अगर लोकतांत्रिक वातावरण बन रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि स्वतंत्रता होती है, स्वायत्तता होती है, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन में, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया साथियों। लेकिन उस आप लोग सारे ऑप्शंस को पहले एक बार देखिएगा। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन, मतलब जैसे हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, तो आप टिक करके मत आ जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उससे अच्छा आंसर जो है नीचे के कोई ऑप्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आ गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन ए में आ गया दिल्ली, बी में आ गया कलकत्ता, सी में आ गया पणजी, और लास्ट में आ गया नई दिल्ली। तो दिल्ली और नई दिल्ली, दिल्ली का अर्थ वहाँ पुरानी दिल्ली से ले लिया जाएगा, यहाँ नई दिल्ली, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जबकि आपने टिक कर दिया ए ऑप्शन। तो इस तरीके से तो हमें सारा ऑप्शन देखने हैं, कहने का मतलब है ना। तो अब चलते हैं। उसके बाद क्या है, कक्षा में अव्यवस्था को, तो अव्यवस्था, भाई लोकतांत्रिक वातावरण जो है अव्यवस्था तो नहीं फैलाएगा, ठीक है। शिक्षक की निष्क्रियता, निष्क्रिय अगर शिक्षक हो जाएगा तो वो लोकतांत्रिक वातावरण ही क्यों पैदा करवाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में गलत हो गया, हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। हाँ, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, उसका मुख्य संबंध किससे था? केवल ब्लैक बोर्ड बांटने से, या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और सामग्रियां प्रदान करने से, या डिजिटल क्लासरूम बनाने से, या शिक्षकों को ट्रेनिंग देने से? तो साथियों क्या था कि जो भारत सरकार द्वारा ये योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाई गई थी ना, लगभग 1987-88 में। तो 1986 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हो गई थी, NEP कहते थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके तहत ये योजना शुरू हुई थी। कौन सी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। हाँ, और इसका उद्देश्य क्या था कि देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, ठीक है, तो न्यूनतम मतलब मिनिमम मैंडेटरी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो, अ, जैसे कि कम से कम 2 कमरे हों विद्यालय में, है ना, और ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, मैप हो, लाइब्रेरी हो, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हों, ये सब वहाँ उपस्थित उपलब्ध हो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये उद्देश्य था। तो ये प्राथमिक विद्यालय में, और बाद में इसे एक्सटेंड करके उच्च प्राथमिकों में भी इसे लागू किया गया। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाता है, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानस मंथन विधि के वास्तविक प्रतिपादक कौन है? आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग तो बहुत बार सुना होगा कि जब क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इसका जो है वास्तविक जो प्रतिपादक था वो कौन है? पहला है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी तो कहते थे कि जो है भाई हमें करके सीखना है ना, करके सीखने के पक्षधर थे, पहले करो उसके बाद सीखो। और उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से जो होते हैं खुद काम करके अच्छा सीखते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी, एलेक्स ऑसबर्न की। तो एलेक्स ऑसबर्न जो है उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने क्या कहा था कि किसी समस्या का जो समाधान होता है वो खोजने और नए रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। और इसी के लिए इसी को नाम दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाम दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये एलेक्स एसबॉर्न का है साथियों। और किलपैट्रिक की बात करें तो किलपैट्रिक तो जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, उनके व्यवहार के आधार पर इन्होंने प्रोजेक्ट विधि तैयार की थी। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। और स्किनर के बारे में आपको बता चुका हूँ, रीइंफोर्समेंट वाला अभी सुना आपने। अभी जो क्या कहते हैं रीइंफोर्समेंट को, पुनर्बलन। हाँ, तो वो जो पुनर्बलन वाली बात थी वो स्किनर के साथ इन्होंने चूहे कुत्ते बिल्लियों के साथ जो है वो सब अपना प्रयोग किए थे किन्होंने, स्किनर ने। और जो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का और खेल विधि, ये सब इन्हीं की दी देन है। आपके इसकी किलपैट्रिक की। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेड पीडी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्या साथियों? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जोन ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट, या जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, या जोन ऑफ पब्लिक डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर है साथियों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या? ये जो है बच्चे के वास्तविक विकास का स्तर जो वो बिना किसी मदद के खुद करके सीखता है, और साथ में उसके संभावित विकास के स्तर जो किसी कुशल वयस्क या मार्गदर्शक की मदद से सीखता है, उनके बीच का जो अंतर या एरिया है उसको जो है कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हिंदी भाषा आ गई साथियों। हिंदी भाषा में प्रश्न छठा है। अ, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रकम्पी व्यंजन, दूसरा स्पर्शी व्यंजन, तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और डी है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये व्यंजन होते क्या हैं साथियों ना। ये व्यंजन किस किस प्रकार के होते हैं? तो जो प्रकम्पी व्यंजन होते हैं ना, प्रकम्पी व्यंजन साथी, इसमें जो है जो भी आप शब्द बोले तो जीभ जो है तीन चार या दो तीन बार जो है कंपन करती है। तो जैसे कि हमने बोला र, तो ये र करके आप जरा सा अनुमान लगाइएगा आपकी जीभ कंपन कर रही है। और इतनी माइन्योर कंपन होती है कि जो है कभी कभी हमें पता भी नहीं लग पाता है। पर इसे जो है हम प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन से पता ही लग रहा है, स्पर्श माने छूना होता है ना। स्पर्श माने होता है क्या? छूना, टच करना। ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन हो गया। तो इनमें जिन व्यंजन के उच्चारण में जो है मुंह से निकलने वाली हवा हमारी ना, वो मुख के किसी विशेष स्थान को, जैसे कहते हैं हम आ, किसको हम कहते हैं कंठ को, जैसे ना। हाँ, यहाँ से करते हैं, ये काम भी नहीं कर रहा। कंठ से निकलने वाले, ठीक है। और या फिर तालू से निकलने वाले, कंठव्य और तालव्य कहे थे हमने, शायद कल भी बात की थी। मूर्धन्य स्थान से निकलने वाले, ठीक है। और इसके अलावा दांतों को दंतव्य या दंत या ओष्ठव्य, ओष्ठ होंठों से निकलने वाले। तो ये जो थे हमारे क वर्ग से ट वर्ग तक ना। तो ये क्या थे कि हमारे स्पर्शी व्यंजन साथियों। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो नु- हमारा च वर्ग है, च वर्ग जो है स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता। ठीक। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आती है साथियों ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन में तो टच करते हुए हवा आई, लेकिन स्पर्श संघर्षी एक संघर्ष जुड़ गया है ना। मेहनत करनी पड़ रही है हवा को जो बाहर आ रही है, छूते हुए तो जा रही है, लेकिन जैसे लंबा होता है इनका वो उच्चारण जो है लंबा हो जाता है रगड़ खाने पर। ठीक है। तो और साथ में क्या करते हैं, ऊष्मा पैदा करते हैं।
तो स्पर्श के साथ संघर्ष भी होता है, इसे उस पर संघर्ष व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म संघर्ष व्यंजन तो हमने कल भी शायद बात की थी। ऊष्म माने गर्मी, तो गर्मी के साथ जो है संघर्ष भी करते हुए जब हवा निकल रही है तो उसको हम कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, है ना। तो इसमें जो है हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारा स हो गया, स हो गया, स हो गया, हो आगे, ये जो है ऊष्म ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं साथियों। ठीक। और बाकी मैंने बोल दिया था कि हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च छ ज झ य, च छ ज झ य। और स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग, फिर च वर्ग को छोड़ दीजिए, च छ ज झ य, फिर ट वर्ग, फिर उसके बाद ट ठ ड ढ ढ ण, फिर त वर्ग त थ द ध न, फिर प वर्ग प फ ब भ म। तो इतने आते हैं साथियों। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हमने जो शायद उत्तर बताया आपको कि इसका उत्तर है आपका कहाँ, सौ हो मैंने अभी बताया था। तो ये किस में है साथियों, अब आप बताइए। बताया था ना। देखिए प्रकम्पी व्यंजन मैंने बोला था कांपने वाले, ठीक है, जब जीभ को कंपन करना पड़ता है। स्पर्शी व्यंजन जब ये स्पर्श करते हुए जाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन मैंने कहा था कि स्पर्श के साथ संघर्ष भी। और ऊष्म संघर्षी जो है ऊष्मा का ऊष्मा भी निकलती है जिनके बोलने पर, और वो टकराते हुए भी जाते हैं। और इन्हीं को कहा था ऊष्मा, इन्हीं शब्दों में निकलती है ना। तो ये हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। भाषा में आकलन की सतत प्रक्रिया केवल बच्चों का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से क्या है। तो वो भाषा में जो आकलन है, हमारा असेसमेंट है, वो सतत प्रक्रिया नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कह रहा है। केवल बच्चों का मूल्यांकन नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली एन इवेल्यूशन ऑफ चाइल्ड, बल्कि ये मूल रूप से क्या है बता रहा है। इनमें से नीचे में दिए हुए चीज़ों में से ये क्या है। तो प्रधानाचार्य की रिपोर्ट कार्ड भेजने का जरिया। आकलन इतना छोटा तो हो नहीं सकता कि प्रधानाचार्य की रिपोर्ट भेजने का जरिया हो। ठीक है। बच्चों को श्रेणी में बांटने का तरीका आकलन नहीं हो सकता। और समय खराब करने की गतिविधि तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब रह गया ऑप्शन हमारा बी, शिक्षक के स्वयं के शिक्षण अधिगम और रणनीतियों का भी स्व आकलन होता है भाषा में आकलन। ठीक है साथियों। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी है। तो कारक तो साथियों सभी ने पढ़े ही होंगे, आप सभी ने भी, हमने भी, ना, कि जो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध कार्य की अधिकरण में पेपर संबोधन हेयरे, था ना। तो ये कितने हो रहे हैं टोटल साथियों, ये होते हैं 8 ना। पहले कर्ता होता है ना, इसमें नी नानु आता जो, फिर कर्म कारक आ जाता है, उसके बाद करण कारक आ जाता है, करण के बाद कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक आ जाता है, संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान आ जाता है, अपादान कारक, अपादान अलग होने के लिए होता है साथ में, फिर संबंध कारक आ जाता है, संबंध काकी के, फिर अधिकरण कारक आ जाता है, अधिकरण, अधिकरण के बाद आ जाता है संबोधन कारक, संबोधन, और संबोधन के बाद कितने हो गए, संबोधन हेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 कारक होते हैं साथियों। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी मानी गई है साथियों। तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है, देखो अभी रसों की संख्या साथियों वैसे तो 10 है। 10 रस होते हैं 10, लेकिन एक इसमें भक्ति रस और अलग जुड़ गया है तो उसको मिला करके 11 रस मान लिए जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये 10 रस हैं, ये 11 भक्ति रस को जोड़ करके 11 रस मान लिए जाते हैं। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर भरत मुनि की, तो इसे वर्तमान रसों की संख्या में मत मानिएगा। जब भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या मानी जाती है तो वो मानी जाती है साथियों 8। ठीक है।
वो मानी जाती है 8। तो ऑप्शन हमारा 8 सही है। अब क्या था कि इसमें दो रस कौन कौन से गायब हो गए साथियों ना। इसमें दो रस जो है हमारे हो गए थे, कौन कौन से, एक शांत रस, एक हमारा जो है शांत रस जिसका स्थायी भाव भी शांत होता है, और एक था वात्सल्य। वात्सल्य ये रस, ये दो रस इसमें नहीं है। एक भक्ति रस कहते हैं, तो अगर भक्ति रस तो भक्ति उसका स्थायी भाव है। तो ये तीन रस नहीं थे, इसको तीनों को मिला के 11 हो जाता है। इनमें थे कौन से? अब श्रृंगार रस था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये रस आप जानते तो होंगे ना साथियों, कि किसे कहते हैं? भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब स्थायी भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो डेफिनेशन है रस की। अब है क्या? पहला जो है रस होता है श्रृंगार रस था इसमें, और हास्य रस भी था इसमें, रौद्र रस भी होगा, वीर रस भी होगा, भयानक रस भी, बीभत्स रस भी, अद्भुत रस भी। जो नहीं होंगे वो होंगे शांत रस और वात्सल्य रस। तो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर बात करते रहेंगे तो एक ही प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव साथियों, ये महोत्सव लिखा है ना आपके सामने, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? देखो इसका सही संधि विच्छेद होता है साथियों महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। अब महोधन उत्सव, ये भी क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? महीधन उत्सव तो चलो मही है इसलिए नहीं होगा, लेकिन महाधन उत्सव महोत्सव ये भी सही जैसा लग रहा है। अब है क्या, अगर देखें तो साथियों हमें यहाँ पर व्याकरण की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमारे व्याकरण में, जो हिंदी व्याकरण में है, उसमें ये कहा जाता है कि जब आ, आ या फिर ओ, फिर ओ के बाद जब प्रथम पद में जब आ या ओ के बाद दूसरे पद में ऊ या जो है क्या आ जाता है, बड़ा ऊ, है ना। तो जो है वहाँ पर ये बदल करके बन जाता है क्या, ओ बन जाता है साथियों, ओ, है ना। अब हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा है, देखिए महा लिखा है, मोह, मोह पर आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा है इसमें, तो महा बन गया ये। और धन इसमें देखिए यहाँ उत्सव भी लिख रहा है, उत्सव, वो आ गया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, तो नीचे जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया है, ये शब्द भेद दिया है, तो उसमें अंडरलाइन शब्द जो है क्या है ना, उसको आइडेंटिफाई करो, कह रहा है पहचानो। तो अंडरलाइन ये है सिंग, जो बीच में डॉट डॉट डाल रखा है मैंने, तो ये सिंग्स। सेंटेंस है सी सिंग्स, सी सिंग्स ब्यूटीफुली ना। तो अब वो बहुत अच्छा गाती है, या अच्छा गाती है, या सुंदर गाती है, समझ लीजिए। तो है क्या यहाँ एडजेक्टिव? क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कहते हैं हम विशेषण को ना। तो ये विशेषण तो नहीं है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। तो एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। नाउन है, नाउन नहीं है। सिंग, सिंग यानी गाना ना, सिंग्स हो गया गाना, लेकिन यहाँ पर ये हो गया आपका वर्ब, वर्ब। अब वर्ब क्यों हुआ? क्योंकि सिंग जो है गाना, क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कार्य का होना या करना होता है तो सिंग्स माने गाना। और इसी की जगह अगर ब्यूटीफुली पर जो है अंडरलाइन होता तो क्या होता साथियों? तो ये बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब। गाने की विशेषता जो बता रहा है, गाने की विशेषता बता रहा है, यानी कि सुंदर, गाना कैसा है? सुंदर। तो सुंदर गाना है तो एक क्रिया विशेषण बनेगा, इसी क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं साथियों। ठीक है। और अगर शी आता तो जो है नाउन बन जाता, सीधी सी बात है। नाउन क्या होता है यहाँ?
नाउन तो है नहीं क्योंकि प्रोनाउन है नहीं यहाँ पर, तो ना ये प्रोनाउन बन जाता सी, है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन ऑप्शन आता। फिलहाल हमारा ये क्या है, वर्ब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड अबुंडेंट। ठीक है, तो साइनोनिम्स आपको पता ही है कि जो है पर्यायवाची को कहते हैं ना। और अबुंडेंट का अर्थ होता है साथियों भरपूर। क्या होता है, भरपूर, पूर्ण रूप से मतलब। तो अब इसको पहले हमें अर्थ हिंदी में जानना पड़ेगा अबुंडेंट, तभी हम निकाल पाएंगे ना साइनोनिम्स उसका क्या है। तो अब इनके भी अर्थ हमें चारों के पता होने चाहिए, तब हमें पता लग पाएगा कि आखिर ये सही ऑप्शन क्या है। तो पहला स्केर्स, स्केर्स जो है साथियों क्या होता है, इसका अर्थ होता है कम, कम होता है। तो ये साइनोनिम्स तो नहीं, एंटोनिम्स बन गया, इसका एंटोनिम्स बन गया, अपोजिट वर्ड बन गया ना। और उसके बाद जब अगर हम कहते हैं प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका भी होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल का अर्थ होता है हम्म, प्रचुर मात्रा में, यानी कि भरपूर हो गया। तो होने को तो यही हो गया है इसके साथ हम ना, मैच कर रहा है प्लेंटीफुल। रेयर माने होता है, आपका पता है कि आप बहुत ही रेयर है कोई चीज़, तो दुर्लभ है, यानी कि दुर्लभ, इसका अर्थ होता है बहुत दुर्लभ है। और मीन माने जो है आप क्या कह सकते हैं, मीन माने मतलब, मतलबी कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Language acquisition occurs only when the child is taught the rules of grammar, the child is given a reward, the child has exposure to the language in a natural environment, or the child memorizes टेक्स्ट बुक स्टोरीज, है ना। तो बात हो रही है यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की साथियों ना, यानी कि भाषा अर्जित करने की। तो भाषा अर्जित कैसे करता है बच्चा, है ना। वो तभी होता है जब पहला बोल रहा है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं जब, तब जो है वो भाषा अर्जित करता है। या फिर द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, या बच्चे को जब कोई इनाम दिया जाता है, पुरस्कार, तब। या फिर जो है द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, या बच्चे को जो है आपका प्राकृतिक वातावरण में क्या किया जाता है, एक्सपोजर टू द भाषा लैंग्वेज, भाषा का जो है परिवेश बच्चे को मिलता है। या फिर द चाइल्ड मेमोराइजेज टेक्स्ट बुक स्टोरीज, या बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक की जो है कहानियों को याद करता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट ना सर। बच्चों को जब प्राकृतिक वातावरण में भाषा का ये परिवेश मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, तो जो है वो उससे सीखता है, भाषा अर्जित कर पाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताया था आपको, अलंकार कहते हैं ना। और अलंकार होते क्या हैं, जो किसी गद्य या पद्य में आने पर उसका अर्थ परिवर्तन कर उसमें उसमें सुंदरता ला देते हैं, दैट आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट ना। तो ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, कह रहा है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब सिमिली ऑप्शन बोल रहा है, सिमिली, सिमिली में तो आता है लाइक या एज, है ना। लाइक एज तो है नहीं कुछ ऐसा, तो सिमिली तो होगा नहीं। मेटाफर, मेटाफर है रूपक अलंकार, ये तो था सिमिली उपमा ना। और ये मेटाफर है रूपक, जैसे का तैसा, जैसे को उप मतलब उपमान का उपमेय पर अभेद आरोप लगा देता है कि दोनों में कोई भेद ना हो। हाँ, अभेद, अभेद आरोप यानी कि भेद ना हो। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अरे जहाज कहाँ है रेगिस्तान का, वो ऊंट तो ऊंट है ना एक, लेकिन जो है उसकी, उसको रूपक में तय कर दिया, उसका रूपक अलंकार बना दिया कि वो, जैसे कल मैंने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज एन आयरन मैन। अरे वो लोहे के पुरुष नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे।
थे नहीं, के जैसे थे तो माना जा सकता है, उपमा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेटाफर आ गया, उत्तर तो हमें मिल गया साथियों, मेटाफर। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर अगर शिप को हम मानव या कोई चीज़, नॉन लिविंग थिंग अगर जो है हम उसको हम जो है मानवीय रूप दे लें तो वो मानवीकरण बन जाता है। और बाकी एलिट्रेशन ये तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, बार बार किसी चीज़ का एक ही पंक्ति में आना, वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। चलिए खैर, हमें मिल गया उत्तर। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आगे इस प्रकार का कोई प्रश्न वहाँ भी आ सकता है, एग्जैक्टली ये ना आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द concluding section और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले इज कॉल्ड दी, ना। तो किसी भी पुस्तक या जो है आपका नाटक है ना, नाटक के जो अंत में द कंक्लूजन सेक्शन, अंत में आने वाले कंक्लूडिंग सेक्शन जो होता है, अंत में आने वाला समापन भाग, तो उसको या भाषण को, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें दिखा रखा है इसमें ना, प्रोलोग कहा जाता है, एपिलॉग कहा जाता है, प्रीफेस कहा जाता है, या चैप्टर कहा जाता है। तो साथियों वो पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग होता है हमारा प्रस्तावना, ठीक है। एपिलॉग होता है हमारा उपसंहार, और प्रीफेस होता है हमारा परिशिष्ट, और इसके बाद जो है चैप्टर होता है हमारा पाठ, है ना। पाठ या अध्याय जो भी कह सकते हैं, पाठ हो गया ये। और प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना, और उसके बाद ये उपसंहार हो गया, और ये हो गया आपका प्रीफेस, यानी कि कोई किसी चीज़ की भूमिका तय करना, भूमिका। तो अब आप बता सकते हैं कि जो समापन वाला हिस्सा कौन सा होता है किसी भाषण में, या उसमें जब आप भाषण भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एपिलॉग लिखते हैं, उपसंहार करते हैं। तो ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज विज्ञान का। कल हमने 10 क्वेश्चन इसमें किए थे, आज 11वां है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने किसने की थी ये? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी द्वारा हुई थी ये हड़प्पा की खोज। और ठीक 1922 में, 1922 में जो है राखलदास बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की भी जो है खोज हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपने पिक्चर भी देखी होगी, मूवी इसकी बनी है, इसकी अ, क्या नाम है, चलिए जो भी है नाम उसका याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग टू द एरिया, है ना, तो इंडिया का जो है कौन सा स्थान है? पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ना। तो साथियों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले जो है रूस सबसे बड़ा है ना। रूस का एरिया, रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है हम कनाडा, कनाडा का जो है उसके बाद है, फिर है चीन, चीन का, फिर उसके बाद यूएसए आता है। यूएसए के बाद जो है आपका ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील। और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद आता है इंडिया, है ना, इंडिया। और इंडिया से भी बाद में आता है फिर आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो ये है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे आ रहा है इंडिया। कौन से नंबर पे? सातवें। पहला है रूस, रूस मास्को है इसकी, जिसकी राजधानी है। कनाडा है, चीन की राजधानी बीजिंग हो गई। यूएस वाशिंगटन डीसी, ब्राज़ील ब्रुसेल्स, और जो है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, इंडिया नई दिल्ली, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। इधर इनकी कैपिटल्स भी हो गई। और जो है हाँ, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, 7वें नंबर पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, 6ठे नंबर पे ब्राज़ील, 5वें नंबर पे यूएस, चौथे पर चीन, तीसरे पे कनाडा, दूसरे पर रसिया जो है आपका प्रथम स्थान पे है। तो हमारा, हाँ, इंडिया कौन से नंबर पे है? वह है 8वें नंबर, ना सॉरी 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर पे यहाँ ऑप्शन
सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? अ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं साथियों, मौलिक अधिकार, उन वो छः हैं। पहले ऑलरेडी सात थे, पहले सात थे, जिसमें से जो वित्तीय अधिकार था वो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो अब हमारे पास छः बचे। कितने बचे? छः मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। वो छः मौलिक अधिकार आपको पता भी होंगे, बताने की आवश्यकता है क्या, इसमें दिए ही हैं ये। तो इसमें समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया है। चार तो यही दे दिए हैं ना। और शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शैक्षणिक, शिक्षा और कुछ अधिकार है, और एक और अधिकार है ना, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए खैर, हम मौलिक अधिकार पर बाद में बात करेंगे। चार तो ये हैं, पांचों मैंने बताया था, एक और है, टोटल छः हैं। अ, तो है क्या? बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, इनमें से किसी एक अधिकार को, एक फंडामेंटल जो राइट है हमारा, वो उसको कहा था कि जो है इट इज द सोल एंड हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो समानता का अधिकार तो नहीं कहा था, ये तो नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है साथियों, ये जो है, इसी को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कि जो है ये संविधान की आत्मा और हृदय है, इसके बिना जो है ये सारे अधिकार जो है पंगु हो जाते हैं, यानी कि लाचार हो जाते हैं। है क्या दरअसल, जब ये अधिकार जो है, मतलब जब हमारे बाकी मौलिक अधिकार होते हैं और उनके उनका उल्लंघन हो जाता है साथियों, जब ना, तो उस हम सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना पक्ष रख सकते हैं। किसके तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत। ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे संविधान की आत्मा और दिल कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूगोल शिक्षण में अमूर्त संप्रतियों जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? तो जो अमूर्त संप्रत्यय का अर्थ समझते हैं ना साथियों, अमूर्त संप्रत्यय क्या हुआ? अमूर्त संप्रत्यय का मतलब जो कि कई ऐसी चीजें जो जिन्हें बच्चे जो है अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं ना, उन्हें हम जो है अमूर्त संप्रत्यय कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब पृथ्वी के अंदर क्या है, बच्चे कहाँ से देख पाएंगे ना। तो यहाँ पर यह है अमूर्त संरचना, आपका अमूर्त संप्रत्यय। तो इसको समझाने के सबसे अच्छा साधन या अच्छा जो है मॉडल क्या है, कह रहा है। अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग एड क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, तो पाठ्य पुस्तक पढ़ना, तो पाठ्य पुस्तक तो बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद त्रिआयामी मॉडल, थ्री डी मॉडल हुआ साथियों, जिसका जो है लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। ठीक है। वन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। तो ये सबसे सही है। बी ग्लोब, यानी कि ग्लोब है जो है, और ग्लोब लिखा है, देखिए ग्लोब आ गया। तो ये ग्लोब जो है, ग्लोब के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि जो है ऐसे करके इसकी पृथ्वी के अंदर क्या है। श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो श्यामपट्ट पर 2D बनेगा ना, 2D, टू डायमेंशन के लेंथ एंड ब्रेथ। और व्याख्यान तो देने से बच्चे के इस कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन तो क्या आया? वो आया त्रिआयामी मॉडल, यानी कि थ्री डायमेंशनल मॉडल, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा, है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है में सामाजिक विज्ञान शिक्षक की क्या भूमिका है? समावेशी कक्षा किसे कहते हैं साथियों? जहाँ जो है सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें होशियार बच्चा भी, कमज़ोर बच्चा भी उसमें, दिव्यांग बच्चा भी उसमें, फिट फॉर बच्चा भी उसमें, गॉड गिफ्टेड बच्चा भी उसमें, मोरन बच्चा भी। समझ लीजिए मोरन क्या कहें बच्चे को, लेकिन जो है कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं।
अब सामाजिक विज्ञान शिक्षक की उसमें क्या भूमिका है, कह रहा ना, तो केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, केवल मेधावी छात्र पर ध्यान देना तो नहीं है ना, बाकी बच्चे किस लिए आए हैं फिर। सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं, भाषा और पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए शिक्षण कराना, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन बी, सभी बच्चे आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है शिक्षण कराना जो है एक सामाजिक विज्ञान क्या किसी भी टीचर, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसलिए सामाजिक विज्ञान लिखा है। किसी भी विषय के अध्यापक की भूमिका यही रहेगी। और धीमी गति से सीखने वालों को अनदेखा करना नहीं, इग्नोर तो करना ही नहीं है। एक ही विधि से सभी को पढ़ाना, अ, हर कोई एक ही मेथड से जो है नहीं सीख पाता, तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट हो गया साथियों। ठीक है, बाकी जो हो गए हमारे सब गलत हो गए, तो इन्हें हम डिलीट करते हैं। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किस क्षमता का विकास करना है ना। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का टीचिंग ऑफ SST सोशल स्टडीज या सोशल साइंस से जो है बच्चों के किस क्षमता का विकास होता है। तो किसका विकास करना है साथियों। केवल ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने के लिए तो सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया नहीं जाएगा ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा केवल हिस्ट्री है, बाकी तो और भी है ना, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये ऐतिहासिक घटनाओं से उसके परीक्षा में अच्छे अंक लाना ये भी नहीं है। अच्छे अंक लाने से जो है मुख्य उद्देश्य बच्चे का पूरा नहीं होता। मानचित्र को रटने से जो है मुख्य उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता। आलोचनात्मक और तार्किक सोच का जब विकास नहीं हो पाएगा तब तक उसका जो है मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसमें भी सही हो रहा है साथियों, आलोचनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो साथियों प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो है ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। किसके साथ, अशोक और जो है कलिंग के राजा थे जो तब अनंत पद्मन थे शायद। तो हालांकि अशोक के किसी शिलालेख में पता नहीं है कि जो है अनंत पद्मावन थे। कुछ लोगों का कहना है कि जो अनंत पद्मावन थे तो वही उनके साथ हुआ था। और जिस युद्ध के बाद जो है भीषण युद्ध हुआ था ये, और कई जो है मतलब लोग मारे गए थे इसमें। तो जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने जो है उसके बाद ही जो है बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म जो है को अपना लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हमने 261 हाँ बता दिया आपको ऑप्शन। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी। तो साथियों वो है क्या, इसमें देखना पड़ेगा हमें कि जो है किसने कौन कौन से स्थापनाएं की थी ना। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती को देखते हैं तो इन्होंने जो है कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो है ना। और इन्होंने किसकी वो किस थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, साथ में वेदों की ओर लौटो करके इन्हें नारा भी दिया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी साथियों, है ना। राजा राम मोहन राय ने, हाँ, तो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। और ब्रह्म समाज के नाम से इन्हें पहले पहले इन्होंने क्या कहा था, मतलब जो है ब्रह्म सभा थी इनका, जो इन्होंने रखा था ब्रह्म सभा रखा था। ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा है ना। और जो इनने इसे रखा क्यों था, ये इसकी स्थापना क्यों की थी। समाज में उन दिनों बहुत बुराइयां कुरीतियां और फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया ना। तो इन सब को समाप्त करने के लिए जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज माने ब्रह्म माने कोई एक चीज यानी कि ईश्वर एक, कहते थे ईश्वर एक है। और ये एक एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर को मानने वाले। तो इसीलिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें हम, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने, रामकृष्ण मिशन की ना, रामकृष्ण मिशन की। और ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें तो इन्होंने स्थापना तो कुछ नहीं की थी, लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे, विधवा पुनर्विवाह के लिए ना।
और साथ में जो है इन्होंने जो है बाल विवाह का भी विरोध किया था, बाल विवाह का। तो हमारा जो ऑप्शन उत्तर निकल के आ गया है, वो उत्तर निकल के आया है साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? ये डिटेल में साथियों हम एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा रहे हैं ताकि इससे हमारे कई क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएं, फुलफिल हो जाएं कि ना, इसलिए कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन जो है हमारा किसके बाद हुआ था? जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। ये क्या चौरी चौरा कांड क्या हुआ था साथियों? गोरखपुर में, जो गोरखपुर आप जानते होंगे, बस्ती गोरखपुर सुना भी होगा, वो यूपी में है। गोरखपुर एक जिला है। तो वहाँ चौरी चौरा नामक का एक एक स्थान है, जगह है, का नाम है। वहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने, उनकी भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी उसमें मर गए थे। तो 22 पुलिसकर्मी, जबकि महात्मा गांधी तो जो है अहिंसावादी थे। वो कहते, उन्होंने बोला कि अहिंसा की जगह हिंसा क्यों की भाई? हिंसा की है तो जो है मैं अपना ये असहयोग आंदोलन यहाँ पर फिलहाल कुछ समय के लिए पोस्टपोन करता हूँ, मतलब स्थगित ही हुआ था वो, समाप्त नहीं किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। तो खैर हमारा उत्तर निकल आया है चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर उच्चतम आ जाएगा तो उच्चतम की करता है। उच्च न्यायालय की तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल किसकी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की करता है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। साथ साथ में राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। तो हमारा उत्तर मिल गया हमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से अगला क्वेश्चन। कल 10 प्रश्न किए थे विज्ञान के, 11वां प्रश्न आज। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अच्छा भी और बच्चा क्वेश्चन भी हो गया है अब ये। देखिए, ये होता है क्लोरोफिल, पर्णहरित, है ना। हरित भी कह लिखा है, तो यहाँ भी हरा रंग पूछा है। पर्णहरित फोटोसिंथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को ही कहते हैं पर्णहरित। हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में तो जो है ये जो है जानवरों के और इंसानों के आरबीसी में पाया जाता है साथ ही ना, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें खून होता है, जिसकी बात कर रहे थे हम। और इसके बाद जो हम बात करें इसकी कैरोटीन की ना, तो कैरोटीन जो होता है ये एक एक मतलब गाजर, और गाजर जैसे सब्जियों में जो है जो रंग आता है गुलाबी टाइप का या पीला, उसके लिए जिम्मेदार होता है कैरोटीन, है ना। और अगर बात करते हैं लाइकोपीन की, तो साथियों लाइकोपीन ये टमाटर हो गया, टमाटरों में और तरबूजों में, इनमें जो है इन फलों में पाया जाता है। और जो अंदर से इनको लाल रंग प्रदान करता है, क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। फिलहाल हमें पता है कि जो है वर्णहरी, यानी कि मतलब पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ये पत्ते जो है एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए हरे दिखते हैं वहाँ पर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल का एसआई मात्रक क्या है ना। एसआई मात्रक, तो एसआई क्या था साथियों? एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है साथियों। क्या होता है? न्यूटन होता है। अब ये जूल है, तो जूल किसका मात्रक होता है? जूल कार्य का मात्रक होता है, वर्क का। ठीक है। और अगर हम बात करें पास्कल, तो पास्कल जो है प्रेशर का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। और वाट तो करते हैं बिजली जितने पावर है, पावर का शक्ति, पावर या शक्ति जो है
उसका होता है वाट, कहते हैं ना हम इतने वाट का बल्ब लगा है करके, वही चीज़ है वाट, और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। इसका हमने बता दिया कि जो फोर्स का मात्रा है, सही मात्रक है न्यूटन। चलते हैं अगला। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान साथियों होता है 7.35, बिटवीन 7.35 टू 7.45, इनके बीच में हो। मतलब यहाँ तक होता है 7.35 से 7.45। तो अगर एवरेज निकाल देंगे हम इसका, तो इसका कॉन्टू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 7.4 निकल जाएगा ना। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 7.4 हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन। तो 7.4 इसका सही उत्तर निकल गया साथियों। अब है क्या, पीएच मान क्या होता है, 7.0 तो जो है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है बिल्कुल। ठीक है। उससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो चीज़ें जो है क्षार बन जाते हैं, बेस में बदल जाती है। ठीक है, बेस में। और इससे नीचे आने पर चीज़ें जो है एसिड रहती है, एसिड बन जाती हैं, अम्लीय हो जाती हैं, अम्ल बन जाती है। जैसे कि जो है आपका नींबू का रस है, तो क्या है, उसका पीएच वैल्यू जो है, पीएच मान 7.0 से कम है। और आदमी का जो है 7.4 है, तो जो है थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा हल्का क्षारीय हो जाता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन कहते हैं उसे। तो वैसा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमारा उत्तर निकल गया 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए आयोडीन डेटिंग, आयोडीन डेटिंग जो है ये तो नहीं है, है ना। ये आयोडीन डेटिंग जो होती है, जब कच्चे तेल या पेट्रोल कहीं पर होता है तो उसके भंडारों का पता कर लगाने के लिए आयोडीन डेटिंग की जाती है। कार्बन डेटिंग 14 मेथड, यानी कि ये मेथड है, बिल्कुल सही है, जीवाश्म और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए। लेकिन वो चट्टानें जो 50,000 साल तक पुरानी हो, 50,000। ठीक है। लेकिन अब ये यूरेनियम डेटिंग की बात अगर करते हैं तो साथियों, हम यूरेनियम डेटिंग ऐसी चीज़ है जो जिससे हम पृथ्वी की उम्र तक का भी पता लगा रहे हैं कि पृथ्वी की एज कितनी होगी। तो बहुत पुरानी, 50,000 क्या, जहाँ से भी स्टार्ट होता है वहाँ से पता लगाने के लिए सब सही है यूरेनियम डेटिंग। तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर कार्बन डेटिंग ना आकर के यूरेनियम डेटिंग आएगा। आप ध्यान रखिएगा, 50,000 साल से कार्बन डेटिंग को ना करके यूरेनियम डेटिंग को करना। और अगर बात करते हैं रेडियम डेटिंग की, तो रेडियम डेटिंग जो है नई चट्टानें, कहीं पर है नई चट्टानें या जो है लावा है ना, जो वॉल्केनो से लावा, ज्वालामुखी से लावा आता है ना, इस लावा की एज को पता करने के लिए जो है हम रेडियम डेटिंग का सहारा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लार यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों? तो स्टार्च को जो कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च यानी मंड जो कहते हैं हम, वही चीज़ है। आ, आलू वगैरह में होता है। तो लार को यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है? देखिए साथियों, अगर बात करते हैं पेप्सिन की ना, तो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन तो हमारे पेट में होता है ना। ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, कौन, पेप्सिन। तो पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन भी जो है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन भी और ट्रिप्सिन भी। ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियाज से आता है। और हम्म, जो पेप्सिन होता है ना, ये भी प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज और टाइलिन, एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही नाम है एंजाइम के। तो ये क्या करते हैं, ये जो है इसमें रहते हैं साथियों, किसमें, लार में। किसमें होते हैं, लार में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को जो है शर्करा में बदल देता है, माल्टोज में ना, उसमें तोड़ देता है। मतलब स्टार्च क्या था, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उसको जो है चेंज कर देता है शर्करा में, हमारा ये एमाइलेज।
और लाइपेज की बात करें तो ये जो है जो हमारे फैट और डाइजेशन में जो है मदद करता है लाइपेज। सबसे ज़्यादा देखें तो प्रोटीन जो है हमारे दो जगह पड़ पचता है, ठीक है। पेट में और छोटी आंत में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक बहुत जटिल होता है वो प्रोटीन, जिस कारण जो है इसको तोड़ने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ दो दो जगह ही इसमें पाचन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रुधिर का थक्का यानी कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं साथियों? तो कौन सी कोशिकाएं सहायक सहायक होती है? देखो, अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो ये तो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है आरबीसी ना। और अगर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की बात करें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कहते हैं इम्यून इम्यून पावर को बढ़ाती हैं। और जो इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ती हैं ये। और अगर बात करें प्लेटलेट्स ना, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना। तो जब शरीर में हमारी चोट लगती है तो ये जो है ये कोशिकाएं यानी कि प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमा कर जो है खून बहने से रोकती हैं। कौन? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि फलाने को बीमार हुआ तो इतनी प्लेटलेट्स गिर गई। कोरोना टाइम में लोगों की प्लेटलेट्स गिर जा रही थी, तो वो यही प्लेटलेट्स होती है साथियों। अब प्लाज्मा, तुम्हें पता है कि प्लाज्मा क्या है? शरीर के अंदर जो है एक तरल भाग है, जो दानेदार भाग होता है, जैसे घी वगैरह, हम क्या कह सकते हैं, जेली जेली टाइप का पदार्थ होता है। और जो क्या करता है, पोषक तत्वों को और हार्मोन को जो है शरीर में इधर से उधर पहुंचाते रहता है, वो प्लाज्मा होता है। खैर, हमारा उत्तर प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता या लाउडनेस को ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है साथियों? तरंग की आवृत्ति आवृत्ति पर तो नहीं करेगी, तरंग के एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर करेगी। तो ऑप्शन बी उत्तर हो गया सही। बाकी तरंग दैर्ध्य पर नहीं करेगी, माध्यम की प्रकृति पर नहीं करती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? इसमें एक जरा सा ट्विस्ट है साथियों ना। होता क्या है आमतौर पर, जो हमारे लिक्विड आइटम होते हैं वो गर्म होने पर फैलते हैं ना। जो तरल पदार्थ है गर्म होने पर फैलते हैं, और ठंडे होने पर जो है वो सिकुड़ जाते हैं। तो लेकिन पानी के साथ क्या होता है? पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। जब ये 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में जाता है तो तो जो है क्या होता है, बर्फ पिघलती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब 0 डिग्री सेल्सियस से आगे जाने पर बर्फ पिघलेगी, तो पानी का टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो 4 डिग्री पर जब पहुंचता है तो पानी का तापमान जो है 4 डिग्री पहुंचने पर सिकुड़ने लगता है, पानी सिकुड़ने लगता है, ठीक है। जिस कारण जो है अगर कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होता है, उसका आयतन, वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, यानी कि घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये डेंसिटी जो है इसकी अधिकतम कब रहती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की, है ना। इससे आगे गर्म करने पर ये फिर दोबारा जो है बाकी द्रव्यों की तरह प्रकृति हो जाती है, इसकी काम करने लगता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ये सिकुड़ रहा होता है। तो सिकुड़ रहा होता है, तो शुद्ध जल का अर्थ ये नहीं है जो आ रहा है, शुद्ध जल का अर्थ डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, जिसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई वो कण नहीं होते हैं। चलिए, तो इसका आ गया 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो अगर सोडियम क्लोराइड कहें तो सोडियम क्लोराइड तो नमक है हमारा, ठीक है। खाने वाला NaCl कहते हैं जिसे, सोडियम क्लोराइड, है ना। और अगर हम बात करते हैं हम इसकी सोडियम कार्बोनेट की, है ना, तो इसका जो है बाई कार्बोनेट NaHCO3, NaSCO3 इसका वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो केमिकल फार्मूला ना। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, H लगा है बीच में, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है?
इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला सोडा होता है, खाने वाला नहीं होता। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये तो अलग ही चीज़ है। चूना पत्थर जो होता है, CaCO3 कहते हैं इसे, चूना पत्थर होता है। चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब बेकिंग सोडा, खाने के सोडे का आपको रासायनिक नाम पता लग गया साथियों, कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। क्या था? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और के रोज और कितने कॉलम्स हैं? तो इसमें जो है आपके कितने होते हैं? 7 आवर्त, 7 रोज होते हैं ना, 7 रोज होते हैं और 18 इसमें आपके कॉलम्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन 7 और 18 आ गया, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथियों, अगर आपने इस चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए अधिकाधिक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और तन्मयता से जो है यहाँ पर वीडियो बना करके आपके सामने क्वेश्चन ला सकूँ, ताकि आपकी एक छोटी सी हेल्प हो सके TET पास होने में। थैंक यू वेरी मच।